पुराने जमाने में एक गांव था निजामगढ़। वहां पर सुल्तान नाम का लड़का अपनी बीवी के साथ रहता था। दोनों की नई नई शादी हुई थी और दोनों की जोड़ी भी कमाल की थी। एक बार सुल्तान को काम के सिलसिले में अपना घर छोड़कर दूसरे मुल्क जाना पड़ा। उसने अपनी बीवी से कहा कि तुम अपना ध्यान रखना, मैं कुछ महीनों में लौट आऊंगा। बीवी ने कहा, आप बेफिक्र होकर चले जाइए, मैं घर का ध्यान रखूंगी। सुल्तान चला जाता है। उसके जाने के बाद कुछ हफ्तों तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर एक दिन दोपहर को दरवाजा खटखटाया गया। बीवी ने खोला तो सामने वो था पुराना यार, वही जो कभी उसकी जिंदगी में था, मगर शादी के बाद कहीं गुम हो गया था और अब जैसे अचानक धूल झाड़ के सामने आ खड़ा हुआ हो। तुम यहां अगर किसी ने देख लिया तो किसी ने देखा तो कह देना, कोई सामान बेचने आया था, बस अपने पैसे मांगने आया था। और यही वह शुरुआत थी एक ऐसे रिश्ते की जो छुपा हुआ मगर दिन ब दिन और गहरा होता चला गया। कुछ महीने गुजरे, उसका यार अब चोरी छुपे घर आने लगा। कई दफा रात के वक्त जब गांव सो जाता था, वो दोनों साथ वक्त बिताते। और फिर एक दिन एक और हकीकत सामने आई। वह औरत प्रेग्नेंट हो गई। 9 महीने गुजरे और फिर वह रात आई। औरत का जिस्म दर्द से टूटा जा रहा था। रात के तीसरे पहर एक बच्ची की चीख गूंजी, मगर कोई मुस्कान नहीं थी, कोई मां की ममता नहीं। उस औरत की आंखों में सिर्फ डर था। बच्चा पैदा हुआ और अगले ही दिन सुबह दोनों जंगल की ओर रवाना हो गए। गहरा जंगल, पेड़ों की छांव और मिट्टी में बनी एक पुरानी सी पगडंडी। औरत के हाथ में एक टोकरी जिसमें बच्चा था, लिपटा हुआ एक पुराने कपड़े में। एक जगह जाकर रुक गए। यही ठीक है, यार ने हाथ से मिट्टी हटाई। एक गड्ढा खोदा गया और उसी में टोकरी रखने ही वाले थे कि खड़खड़ाहट, कोई पत्ता नहीं हिला, कोई हवा नहीं चली। लेकिन उस खड़खड़ाहट ने जैसे उनकी रूह को चीर दिया हो। क्या था यह? शायद कोई जानवर, कहीं कोई शेर चीता तो नहीं। चल भागते हैं। वो दोनों सब कुछ वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। बच्चा वहीं रह गया, आधे गड्ढे में मिट्टी से ढका हुआ, मगर अभी भी जिंदा। उसकी सिसकियां बहुत हल्की थीं, इतनी कि दूर से शायद कोई सुने भी ना। लेकिन यह आवाज एक दिल के अंदर जरूर उतर गई थी। एक कोयल। लेकिन यह कोई मामूली कोयल नहीं थी। न उसकी शक्ल वैसी थी जैसी अमूमन पेड़ों पर बैठी काली भूरी कोयलों की होती है, और ना ही उसकी उड़ान आम थी। कोयल धीरे धीरे अपनी शाख से नीचे उतरी, बच्चे के जिस्म से मिट्टी हटाई और बैठ गई। वह परिंदा जो आज तक कभी मां नहीं बनी, जिसे कभी घोंसले में बच्चों की आवाज नहीं सुनाई दी, आज उस बच्ची को देखकर अजीब सी बेचैनी में घिर गई। यह कौन है, कहां से आया है और यहां क्यों छोड़ दिया गया? सवाल तो बहुत थे, मगर जवाब एक भी नहीं। मगर उस कोयल के दिल में एक एहसास जाग उठा था, ममता का। उसने बच्चे को अपनी चोंच में नहीं, अपने नरम परों के बीच समेटा। बेहद सलीके से, बेहद हिफाजत से उसे अपने परों में लपेटकर ओढ़ गई। बहुत ऊंचा नहीं, बस एक पुराने नीम के दरख्त तक, जो जंगल के बीचों बीच अपनी जड़ें जमाए खड़ा था। वहीं एक किनारे उसका घोंसला था, जो अब तक खाली था। नीम के पत्तों से छनकर आती रोशनी उस जगह को थोड़ा गर्म, थोड़ा महफूज बना रही थी। कोयल ने बच्चे को वहां नरम पत्तों के बिस्तर पर लेटाया। बच्चा अब रो नहीं रहा था। शायद उसे पहली बार किसी चीज की हिफाजत महसूस हो रही थी। कोयल बच्चे को देखती रही। देर तक उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। उसने तो कभी कोई बच्चा पाला ही नहीं। ना उसे मालूम था कि इंसानी बच्चे को क्या चाहिए, कब रोता है, कब हंसता है, कब भूख लगती है। लेकिन वह यह जरूर जान गई थी कि बच्चा भूखा है। अब उसकी आंखों में एक फिक्र थी, दूध कहां से लाए? परिंदा होकर भी उसके दिल में इंसानी मोहब्बत जैसा एहसास भर गया था। वो उड़ पड़ी उस जंगल की तरफ जहां कभी कभी कुछ औरतें अपने मवेशियों को लेकर आती थीं। नीचे खेत थे, कुछ दूर बकरियां, और एक औरत जो रोज वहां से गुजरती थी, अपनी बकरी का दूध धोती थी। कोयल जानती थी, इंसानों के करीब जाना खतरे से खाली नहीं होता, मगर अब उसके लिए खुद की जान से ज्यादा उस बच्चे की भूख अहम थी। वो एक पेड़ की ऊंची शाख पर बैठकर हर रोज उस औरत को देखती कैसे वह अपने घड़े में दूध रखती और फिर वहीं पेड़ के नीचे कुछ देर बैठती। एक दिन कोयल ने फैसला किया। वह तब उतरी जब औरत उठकर थोड़ी दूर गई। घड़े के मुंह पर कपड़ा ढका हुआ था। कोयल ने अपनी चोंच से कपड़ा हटाया, बहुत सलीके से, और चोंच को दूध में डुबोकर थोड़ा थोड़ा दूध भरकर उड़ने लगी। बार बार आती, बार बार जाती। एक परिंदा इंसानी दूध की बूंदें
अपनी चोंच में भरकर जंगल के एक कोने में रखे बच्चे के लिए ला रहा था। ये मंजर कोई देखता तो शायद यकीन न करता। बच्चे की सांस अब काफी खामोश हो चुकी थी। वह भूख की तकलीफ में रोता नहीं, बस हल्के से आंखें में एक फिक्र थी, दूध कहाँ से लाए। परिंदा होकर भी उसके दिल में इंसानी मोहब्बत जैसा एहसास भर गया था। वो उड़ पड़ी उस जंगल की तरफ जहां कभी कभी कुछ औरतें अपने मवेशियों को लेकर आती थीं। नीचे खेत थे, कुछ दूर बकरियां और एक औरत जो रोज वहां से गुजरती थी, अपनी बकरी का दूध धोती थी। कोयल जानती थी इंसानों के करीब जाना खतरे से खाली नहीं होता, मगर अब उसके लिए खुद की जान से ज्यादा उस बच्चे की भूख अहम थी। वो एक पेड़ की ऊंची शाख पर बैठकर हर रोज उस औरत को देखती, कैसे वह अपने घड़े में दूध रखती और फिर वहीं पेड़ के नीचे कुछ देर बैठती। एक दिन कोयल ने फैसला किया। वह तब उतरी जब औरत उठकर थोड़ी दूर गई। घड़े के मुंह पर कपड़ा ढका हुआ था। कोयल ने अपनी चोंच से कपड़ा हटाया, बहुत सलीके से, और चोंच को दूध में डुबोकर थोड़ा थोड़ा दूध भरकर उड़ने लगी। बार बार आती, बार बार जाती। एक परिंदा इंसानी दूध की बूंदें अपनी चोंच में भरकर जंगल के एक कोने में रखे बच्चे के लिए ला रहा था। यह मंजर कोई देखता तो शायद यकीन न करता। बच्चे की सांस अब काफी खामोश हो चुकी थी। वह भूख की तकलीफ में रोता नहीं, बस हल्के से आंखें खोलता था, और जैसे उस कोयल को पहचानने लगा था। वो परिंदा अब उसकी मां बन चुकी थी। ना बोल सकती थी, ना कुछ समझा सकती थी, लेकिन उसकी हर हरकत में एक हिफाजत, एक मोहब्बत और एक उम्मीद छुपी थी। जंगल की उस सुबह में जब धूप की किरणें नीम के दरख्त की शाखों से छनकर जमीन पर गिर रही थीं, वहां एक अजीब सा सुकून फैला हुआ था। नीम के दरख्त के नीचे कोयल ने नरम पत्तों और सूखे तिनकों से एक नया घोंसला बनाया था। इंसानी बच्चे के लिए ऐसा घोंसला जिसमें अब कोई अंडा नहीं था, कोई चूजा नहीं, सिर्फ एक बच्ची थी जो बेयाद सांसों के साथ अपनी नजरों में एक नई दुनिया को समझने की कोशिश कर रही थी। कोयल हर सुबह की तरह आज भी उड़ चली। वही पुराना रास्ता, वही बकरी वाला इलाका, जहां वह अपनी तेज आंखों से देखती थी कि दूध का घड़ा कब अकेला पड़ता है। हर रोज की तरह आज भी उसने सलीके से कपड़ा हटाया, चोंच में दूध भरा और उड़ पड़ी। लेकिन आज दिल में बेचैनी कुछ ज्यादा थी। जब वह लौटी तो देखा एक भेड़िया घोंसले की तरफ बढ़ रहा है। भेड़ी का रंग हल्का भूरा, आंखों में वैसी भूख और चाल बहुत दबे पांव उसके नथुने फड़क रहे थे, और वह घोंसले से उठती दूध की हल्की सी महक की तरफ बढ़ रहा था। घोंसले में बच्ची लेटी हुई थी, बेखबर और कमजोर भेड़िए की आंखें चमक रही थीं। उसने गर्दन झुकाई, पंजा आगे बढ़ाया और झपट्टा मारने ही वाला था कि फड़फड़ाहट उसी पल एक तेज आवाज के साथ कोयल झपट कर आई। उसने भेड़िए की आंख पर चोंच मारी, इतनी जोर से कि भेड़िया एक कदम पीछे लुढ़क गया। फिर एक और वार सीधा दाईं आंख पर भेड़िए की चीख गूंज उठी, तेज दहला देने वाली। उसने मुंह घुमाया, पर उसके चेहरे पर अब सिर्फ एक आंख थी। लेकिन कोयल रुकी नहीं। कोयल उसके ऊपर मंडराती रही, एक परिंदा मगर सीना तान कर भेड़िए जैसे दरिंदे से लोहा लेती रही। भेड़िया अब उलझन में था, बच्ची तक पहुंचना मुमकिन नहीं रहा। आंख से खून बह रहा था, जमीन पर गिरता जा रहा था और बार बार सिर झटक कर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार वह गड़गड़ाता हुआ जमीन पर लौटा, फिर हाँफता हुआ जंगल की गहराई में गायब हो गया। कोयल अब वापस घोंसले में आई, थकी हुई मगर चौकन्नी बच्ची अब भी जिंदा थी। उसकी पलकों पर थोड़ी मिट्टी, माथे पर थोड़ा पसीना, मगर उसके नन्हे होंठ अब दूध की तलाश में हिलने लगे थे। कोयल ने चोंच में लाया, दूध उसके होंठों पर लगाया, बूंदे उसके होंठों से टकराई और बच्ची की सांस अब धीरे धीरे चलने लगी। वो हल्के से मुस्कुराई। शायद वह पहला लम्हा था जब बच्ची ने अपने इस नए रिश्ते को महसूस किया। अब कोयल सिर्फ एक परिंदा नहीं थी, वह अब हर वक्त उस दरख्त के आसपास ही मंडराने लगी थी। ऊपर पेड़ों पर बैठकर निगरानी करना, नीचे गिरते पत्तों तक की आहट पर नजर रखना और हर दिन दूध लाना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। कभी उसकी चोंच में सूखे फूल होते बच्ची के लिए, कभी वह कहीं से नरम सूतनुमा तिनके लेकर आती ताकि घोंसले को और आरामदायक बना सके। एक दिन उसने जंगल के उस तरफ से एक खरगोश का छोड़ा हुआ कपड़ा लाकर बच्ची को ओढ़ा दिया। वो कपड़ा किसी औरत के हाथ से फटा होगा, लेकिन अब वह बच्ची की पहली चादर बन गया था। रिश्ता मजबूत होता गया। दिन बीतते गए, बच्ची अब रोने लगी थी। आवाज के साथ उसकी आंखें अब खुली रहती
और जब कोयल आती तो वह हाथ हिलाने लगती। ऐसा लगता जैसे अब बच्ची ने पहचान लिया हो, ये मेरी माँ है। और यही रिश्ता अब जंगल की खामोशियों में एक नई जुबान बोल रहा था। कई दिन गुजर चुके थे। वह बच्ची, जिसे उसकी अपनी माँ ने मिट्टी में दफन कर देना चाहा था, अब धीरे धीरे जीना सीख रही थी। वह भी जंगल के बीचों बीच उसकी सांसें अब मजबूत होती जा रही थीं। उसकी आंखें अब हर चीज को गौर से देखने लगी थीं, मगर कोयल जानती थी कि हर दिन हर पल एक नया इम्तिहान है। भेड़िए का हमला तो सिर्फ एक इशारा था कि जंगल में हर साया महफूज नहीं होता। कोयल के अंदर अब एक नई बेचैनी थी। एक सवाल था, क्या मैं वाकई इसे इस नियम के पेड़ के नीचे रख सकती हूं? नियम का वह पेड़ जो कभी कोयल का ठिकाना था, अब धीरे धीरे खतरे की दस्तक बनता जा रहा था। रात को कई बार झाड़ियों में सरसराहट होती, कभी किसी उल्लू की आंखें चमकती, कभी किसी लोमड़ी की आवाज हवा में तैर जाती। बच्ची अब कभी कभी रात को जाग जाती और कोयल के परों में छुपकर चुप हो जाती। और फिर एक रात जब हल्की बारिश हुई और पेड़ के ऊपर बिजली की कड़कड़ाहट गूंजी, कोयल ने फैसला कर लिया, अब इस बच्ची को इस दरख्त के नीचे नहीं, उस जगह पर ले जाना होगा जहां जंगल की खामोशी गहरी है लेकिन खतरों से दूर है। सुबह के वक्त कोयल अपने परों से बच्ची को ढांपकर धीरे धीरे नीम के पेड़ से उतरी। बच्ची अब कुछ ज्यादा वजनी हो गई थी। कोयल ने बच्ची को अपनी पीठ पर समेटा, चोंच में नहीं, क्योंकि अब वह बहुत नाजुक मगर कुछ भारी हो चुकी थी। अपने पंखों को फैलाते हुए वह उड़ान नहीं भर सकी, लेकिन पेड़ों के सहारे पत्तों के बीच और झाड़ियों के किनारे से होती हुई कोयल चलने लगी। हर कुछ कदमों पर रुककर पीछे देखती। न कोई इंसान था, न जानवर। और फिर लंबे सफर के बाद वो पहुंची वहां जहां जंगल की रोशनी कम मगर सुकून ज्यादा था। एक पुराना ऊंचा दरख्त, पेड़ों की सबसे भीतरी कतार में। वहां सूरज की रोशनी कम पहुंचती थी, लेकिन मिट्टी बेहद ठंडी और नरम थी। उस दरख्त की जड़ें कुछ इस तरह फैली थी कि उनके बीच एक गुफा जैसी जगह बन गई थी, बिल्कुल सूखी, अंदर से बंद और बाहर से पत्तों से ढकी हुई। वहीं कोयल ने अपने नए घोंसले की शुरुआत की। सिर्फ तिनके नहीं, बल्कि सूखे कपड़े के कुछ टुकड़े जो शायद किसी पुराने शिकारी के बैग से गिरे होंगे। एक मरा हुआ खरगोश जो कोयल ने चुपके से जंगल के रास्ते से खींचा था ताकि उसकी नरम खाल बच्ची के लिए चादर बन सके। अब वहां ना तो कोई इंसान आता था, ना कोई बड़ा शिकारी जानवर। यह जंगल का एक ऐसा हिस्सा था जिसे आम जानवरों ने अपनी हद से बाहर समझा था। कोयल को अब समझ आ गया कि यही महफूज जगह है। अब बच्ची के दिन एक नए सलीके से गुजरने लगे। सुबह कोयल उसके लिए दूध लाने जाती, पहले की तरह अब भी वही औरत, वही बकरी, वही घड़ा। मगर अब कोयल और भी जल्दी उड़ती और भी चौकस रहती। दिन में वह बच्ची के पास बैठकर उसके साथ पत्तों से खेलती, कभी उसकी उंगलियों में तिनके फंसाती, कभी उसके नन्हे हाथों से चोंच छुआती। बच्ची अब हंसने लगी थी और कोयल की आंखों में अब हर दिन एक नई चमक होती। एक दिन बच्ची अपनी तोतली जुबान में कुछ बोलने की कोशिश करने लगी। वो कोई साफ लफ्ज नहीं था, बस आमम जैसी आवाजें थीं। कोयल के पास कोई जुबान नहीं थी, मगर उसकी गर्दन हिलने लगी, उसकी पंखों की थरथराहट बढ़ने लगी। उसने बच्ची को अपने नरम परों में छुपा लिया। उस दिन पहली बार बच्ची ने कोयल को देखकर अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। कोई आवाज नहीं थी, मगर एक रिश्ता बोल रहा था। अब जंगल का वह कोना उनके लिए आरामगाह बन चुका था। मगर कोयल जानती थी, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। एक दिन बच्ची बड़ी होगी, एक दिन वह जानना चाहेगी कि वह कौन है। एक दिन शायद इंसानों की कोई आहट फिर से उस गहरे जंगल तक पहुंच जाएगी। लेकिन फिलहाल यह वक्त सिर्फ उनके लिए था। जंगल की वो दोपहर, बहुत दोपहर को जंगल की गहराइयों में एक बूढ़ा शख्स दाखिल हुआ। उसके कंधे पर एक पुराना झोला था, हाथ में लकड़ी की लंबी छड़ी। उसके लिबास से जाहिर था कि वो कोई आम बूढ़ा नहीं, बल्कि समझदार आदमी था। खान बहादुर बाबा पूरे इलाके में एक मशहूर हकीम जड़ी बूटियों का इल्म रखते थे। जंगल की बेल पत्ती को पहचानते थे। आज वह जंगल के उसी हिस्से में दाखिल हुए थे, किसी खास बूटी की तलाश में, चुपचाप झाड़ियों के बीच से चलते हुए, पेड़ों की जड़ों पर झुके हुए। तभी उनकी नजर एक अजीब मंजर पर पड़ी। वो मंजर एक घनी जड़ के पास बैठी एक छोटी बच्ची मिट्टी में खेलती हुई, और उसके ठीक पास एक बड़ी बेहद खूबसूरत मगर अलग किस्म की कोयल
जो उसके इर्द गिर्द ऐसे घूम रही थी जैसे कोई माँ अपनी औलाद की निगरानी कर रही हो। हकीम साहब वहीं रुक गए। उनकी आंखों में हैरानी थी। होठों से निकला यह मंजर, यह बच्ची यहां और यह परिंदा। वो कुछ देर तक चुपचाप देखते रहे। शुरुआत में तो यही लगा शायद कोयल किसी इंसानी घर से बच्चा उठा लाई है, मगर जब उन्होंने देखा कि बच्ची को कोयल के पास कोई डर नहीं बल्कि सुकून है, और कोयल भी अपने परों से उसे ढांपती, उसके पास बैठती और जरा सी हलचल होते ही अलर्ट हो जाती, तो हकीम साहब की सोच गहराती चली गई। यह कोई मामूली रिश्ता नहीं। खान बहादुर बाबा धीरे धीरे करीब पहुंचे। बच्ची उन्हें देखकर थोड़ी चौंकी। पहली बार कोई इंसान सामने आया था। कोयल ने फौरन अपने पर फैला लिए जैसे किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया हो। उसकी आंखें तेज हो गईं और वो बच्चे के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। बूढ़े हकीम मुस्कुराए। अरे अरे, डर मत, मैं सिर्फ देखना चाहता हूं। उन्होंने धीरे से झोले से एक सूखा बिस्किट निकाला, बच्ची की तरफ बढ़ाया। बच्ची ने कोयल की तरफ देखा और फिर बिस्किट ले लिया। अब हकीम समझ गए, बच्ची को खाना देने से उसका दिल जीता जा सकता है। फिर वह नीचे बैठे और बहुत मुलायम आवाज में बोले, ओह कोयल, मुझे इस बच्ची के बारे में जानना है। ये कौन है, कैसे आई? मैं जानता हूं तू जवाब नहीं दे सकती, लेकिन इसका मतलब समझ सकता हूं। कोयल अब भी चुप थी, मगर उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। काफी देर सोचने के बाद हकीम साहब ने हाथ बढ़ाया। बच्ची की तरफ चलो, मेरे साथ, इंसानों के बीच चलो, मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। बच्ची झिंझकी, मगर कोयल ने उसका रास्ता रोक दिया। अब कोयल जोर से फड़फड़ाने लगी, जैसे चीख चीख कर कह रही हो, यह मेरी बच्ची है, मैं इसे नहीं दूंगी। खान बहादुर बाबा ने ठंडी सांस ली। वह उठे और बोले, ठीक है, तुम दोनों चलो मेरे साथ। उन्होंने बच्ची को गोद में उठाया और कोयल भी उसी वक्त उनके पीछे चलने लगी। कोई झिझक नहीं थी, ना ही कोई दूरी। मां कहीं भी हो, बच्चा उसके साथ हो, यही काफी होता है। हकीम साहब की झोपड़ी जंगल के ही एक कोने में थी। मिट्टी की बनी ऊपर पत्तों की छत और बाहर जड़ी बूटियों के ढेर लगे हुए। वह बच्ची को अंदर ले गए, एक साफ बिस्तर पर लिटाया। कोयल झट से अंदर आई और बच्ची के सिरहाने बैठ गई। हकीम साहब ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अब यह मेरी बेटी भी है और तुम्हारी भी। हम दोनों मिलकर इसे बड़ा करेंगे। वो झोपड़ी जंगल के अंदरूनी हिस्से में थी। बहुत ही सादा मगर बेहद सोच समझकर बनाई गई मिट्टी की दीवारें, जिन पर बेलें छड़ी थीं। छत पत्तों से ढकी हुई, लेकिन उनके नीचे बांस की मजबूत बलियां। अंदर की फर्श गीली मिट्टी से लीप कर बनाई गई थी, जिस पर सूखे घास की चटाई बिछी थी। एक तरफ लकड़ी का बना छोटा सा तख्त, जिस पर कुछ मोटी किताबें रखी थीं। किताबें किसी खजाने से कम नहीं थीं। जड़ी बूटियों का इल्म, पुराने इलाज, मौसम की तब्दीली का असर और जंगल के पेड़ पौधे की पहचान दूसरी तरफ दीवार से टिका कर रखे थे। मटके बर्तन और कुछ लकड़ी के संदूक, जिनमें जड़ी बूटियां, सूखे फूल, कंठीली बेलें और छोटी शीशियां थीं। शीशियों में कुछ में हरे रंग का अर्क, कुछ में लाल रस और कुछ में दूध की तरह सफेद दवा। हर शीशी पर हाथ से लिखा हुआ नाम, एक कोना सिर्फ कोयल के लिए तय किया गया था। वहां एक पत्थर की चौकी पर सूखे फूल, तिनके और एक मिट्टी का कटोरा रखा गया था, जिसमें हर रोज साफ पानी डाला जाता। अगली सुबह जब बच्ची को पहली बार हल्की बुखार की शिकायत हुई और हकीम साहब ने अपनी चुप्पी तोड़ी, तो उन्होंने उसकी नाजुक सी हथेली को चूम कर कहा, अब तेरा नाम होगा गुलनाज। तू मेरे घर की खुशबू है, मेरी बेटी भी और मेरी शागिर्द भी। कोयल उस वक्त दरवाजे पर बैठी थी। उसकी आंखें नमी से भर आईं, जैसे उसने भी उस नाम को दिल से मान लिया हो। गुलनाज अब हकीम साहब की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। दिन की शुरुआत बात होती छोटे से मटके में गुलाब की पंखुड़ियां धोने से और फिर उस पानी को छानकर शीशी में भरने से। हकीम साहब उसे सिखाते, देखो बेटा, हर बूटी में दो चीजें होती हैं, असर और अंधेरापन। असर को पहचानना समझदारी है और अंधेरे से बचना। अखल गुलनाज अपनी छोटी सी उंगलियों से सूखे पत्तों को छांटती, कभी बेल को हाथ में लेकर उसकी खुशबू पहचानने की कोशिश करती। वह सुनती, समझती और फिर सवाल करती, जो हकीम साहब को हर रोज हैरान कर देता। वक्त बीतता गया। अब गुलनाज बड़ी हो रही थी। उसके बाल लंबे और गहरे काले थे, आंखों में गहराई और लहजे में तमीज। उसकी चाल में जंगल की सादगी थी, मगर सोच में एक अलग नजरिया।
वह अब छोटे मोटे जख्मों का इलाज खुद करने लगी थी। कभी पेड़ से गिरे शिकारी को दवा लगाकर इलाज कर देती, कभी किसी जानवर की आंख से कांटा निकाल देती। कोयल अब भी उसके साथ रहती थी, मगर अब उसकी जिम्मेदारी कुछ कम हो चुकी थी। गुलनाज जब जड़ी बूटियों में उलझी होती तो कोयल पेड़ों पर बैठकर उसे देखती, कभी कभी चुपचाप उसके कंधे पर आ बैठती और उसके बालों में चोंच से पत्ते निकालती। उन दोनों का रिश्ता अब और भी गहरा हो चुका था। जंगल की उसी कच्ची झोपड़ी में मिट्टी की दीवारों के बीच 20 साल बीत चुके थे। नीम, बेल, कंटीले, झाड़, सब कुछ वहीं था, लेकिन एक चीज बिल्कुल बदल चुकी थी। गुलनाज अब वो नन्ही बच्ची नहीं रही थी जिसे कोयल ने मिट्टी से निकालकर पंखों में छुपा लिया था। अब वो एक जवान, खूबसूरत, बेहद समझदार और अक्लमंद औरत बन चुकी थी, जिसकी आंखों में सुकून भी था और आग भी, जिसकी चाल में ठहराव था और बातों में अक्लमंदी। गुलनाज का रंग गोरा था, दूध जैसा साफ, लंबी पलकें, सीधी नाक और होठों पर हमेशा एक धीमी सी मुस्कान। गुलनाज अब एक माहिर हकीम बन चुकी थी। वो जख्म को देखती और उसके पीछे की तकलीफ पहचान लेती। कोई उसे कहता, हकीम साहिबा, कोई जंगल की बेटी, मगर हकीम साहब हमेशा एक ही लफ्ज में पुकारते थे, गुलनाज मेरी बेटी। कई बार खान बहादुर बाबा खुद हैरान हो जाते जब गुलनाज उन बूटियों को पहचान लेती जिन्हें वह खुद सिर्फ किताबों में पढ़ पाए थे। उसकी बनाई हुई दवाएं जंगल के हर हिस्से में मशहूर हो चुकी थीं। झोपड़ी अब भी वैसी ही थी, मगर अब वहां इलाज करवाने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे थे। 20 साल गुजर गए थे, मगर कोयल और गुलनाज का रिश्ता वैसा का वैसा रहा। कोयल अब बूढ़ी हो चुकी थी, पंखों का रंग थोड़ा फीका, आवाज पहले से कमजोर, उड़ान थोड़ी धीमी, मगर दिल वहीं नरम, ममता से भरा और गुलनाज के लिए हर वक्त तैयार। गुलनाज के बिस्तर के पास अब भी कोयल सोती थी। जब वह जड़ी बूटियों से दवाएं बनाती तो कोयल उसके पास बैठकर चुपचाप देखती। जब गुलनाज किसी बच्चे का इलाज करती तो कोयल वहीं खड़ी रहकर उसकी आंखों में देखती, जैसे पूछ रही हो, सब ठीक है ना? और जब गुलनाज थक कर बैठ जाती तो कोयल उसके कंधे पर चुपचाप आकर बैठ जाती और गुलनाज अपनी उंगलियों से उसके पर सहलाती। गुलनाज कभी कभी उस पुराने नियम के पेड़ के नीचे जाकर बैठती जहां कभी उसकी जिंदगी शुरू हुई थी, और कोयल उसके बगल में बैठती। दोनों कुछ नहीं बोलते, बस बैठते। कोयल कुछ नहीं कहती, मगर उसकी आंखों की नमी सब कुछ बयां कर देती। खान बहादुर बाबा अब बहुत बूढ़े हो चुके थे, कमर झुक गई थी, आंखें धुंधली हो चुकी थीं, मगर दिल में सुकून था। वो रोज एक कोने में बैठते और गुलनाज को दूसरों का इलाज करते देखते। अब मैं मर भी जाऊं तो गम नहीं, तू सिर्फ मेरी नहीं, इस जंगल की बेटी है। एक बार खान बहादुर बाबा ने गुलनाज और कोयल को अपने पास बिठाया। चेहरे पर थकान थी, आवाज में नरमी, बेटा मुझे 2-3 दिन के लिए बाहर जाना है। एक पुराना मरीज है, बहुत बीमार है, अब और टालना मुमकिन नहीं। गुलनाज कुछ कहने ही लगी थी कि उन्होंने उसका हाथ थाम लिया। मैं जानता हूं अब तू तैयार है, तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं, मेरी जिम्मेदारी भी है। कोयल पास बैठी थी, आंखें नीचे झुकी हुई, मगर उसकी हर थरथराहट बता रही थी कि वह बेचैन है। खान बहादुर बाबा ने कोयल की तरफ देखा, हाथ बढ़ाया और उसके सिर पर हल्का सा हाथ फेरते हुए बोले, और तुम तो इसकी मां हो, इस पर नजर रखना, मैं जल्दी लौट आऊंगा। गुलनाज ने मुस्कुराकर बाबा को विदा किया, लेकिन दिल में एक अजीब सी हलचल थी। अगले दिन की सुबह गुलनाज ने अपनी छोटी सी झोली तैयार की। उसमें कुछ कांच की शीशियां, एक छोटा सा छुरा, एक खुरदुरा कपड़ा और अपनी नोटबुक रखी, जिसमें वह नई बूटी का नाम और असर दर्ज करती थी। कोयल हमेशा की तरह उसके पीछे पीछे उड़ती रही। आज वह जंगल के एक ऐसे हिस्से में जाने वाली थी जहां बहुत कम लोग जाते थे। वहां की जमीन में नीला नाम की एक बूटी उगती थी जिसे बहुत कम लोग पहचानते थे। दूसरी तरफ जंगल के उसी हिस्से में एक पत्थर के बड़े टीले के नीचे एक नौजवान जमीन पर पड़ा था, चेहरे पर खून, कपड़े फटे हुए और बाजू से खून बह रहा था। वो कोई आम शख्स नहीं था। शहजादा नाजिम, एक रियासत का इकलौता शहजादा, नौजवान, बहादुर और दिमाग से तेज, जिसे अपने ही लोगों ने धोखा दिया। वो किसी मिशन पर जंगल आया था, अपने महल के भरोसेमंद 2 आदमी साथ लाया था, मगर अब वही दोनों उस पर हमला कर चुके थे। जख्मी शहजादा पसीने में लथपथ पड़ा था और उसके सामने खड़े थे 2 डाकू, चेहरों पर क्रूरता, आंखों में और हाथों में चमकती तलवारें।
शहजादा नाजिम उन दोनों की तरफ देखकर सांसें समेटकर बोला, तुम दोनों ने मुझसे गद्दारी की है, याद रखना, इस गद्दारी का अंजाम बहुत बुरा होगा। एक डाकू ठहाका मारकर बोला, तेरा अंजाम तो अब यह तलवार तय करेगी शहजादे, अब कोई बचाने नहीं आएगा। दूसरा डाकू बोला, तेरा महल बहुत दूर है और तेरी सांसें अब बस कुछ ही पल की मेहमान है। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। उस हंसी की गूंज गुलनाज के कानों में पड़ी। वो उस वक्त एक पेड़ की जड़ के पास बैठकर बूटी निकाल रही थी, मगर आवाज सुनते ही सीधी खड़ी हो गई। कोयल भी उसके कंधे पर आकर बैठ गई। उसकी आंखें तेज हो गईं। यह इंसानों की आवाजें हैं और यह हंसी, यह किसी तकलीफ के बीच की हंसी है। गुलनाज ने झोली उठाई और आवाज की तरफ बढ़ने लगी। बहुत आहिस्ता झाड़ियों के पीछे से, हर कदम ध्यान से कुछ दूर जाकर वह एक झाड़ी के पीछे छुपी और सामने का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। एक जख्मी नौजवान जमीन पर पड़ा था और दो दरिंदे उसके ऊपर झुके हुए थे। गुलनाज के दिमाग में एक ही ख्याल आया, हमें इसे बचाना होगा, मगर कैसे? कोयल अब उसके पास बैठी थी और उसकी आंखें भी वही सवाल पूछ रही थीं। झाड़ियों के पीछे छुपी गुलनाज की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसकी आंखों में डर नहीं था, मगर सोच बहुत तेज चल रही थी। उसने अपनी झोली खोली, एक छोटी शीशी निकाली जिसमें एक बूटी से बनाई गई बेहोशी की खास दवा थी। यह दवा आम नहीं थी। इसे पीते ही या किसी जख्म पर लगते ही कुछ ही पलों में सामने वाला होश खो देता था। वहीं पास कोयल बैठी थी, एकदम चौकन्नी। उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वह किसी भी इशारे का इंतजार कर रही है। शहजादा नाजिम जमीन पर गिरा पड़ा था, बाजू से खून बह रहा था, सांसें टूट रही थीं और आंखों में दर्द से भरा गुरूर था। डाकू अब भी उसके सिर के ऊपर खड़े थे। एक ने तलवार हवा में उठाई और कहा, अब तेरा वक्त खत्म। दूसरे ने शहजादे के बालों को पकड़कर उसकी गर्दन मोड़ी ताकि वार सीधा गले पर पड़े, मगर इससे पहले कि तलवार नीचे आए, हमला कोयल की पहली उड़ान झाड़ियों में से एक तेज हवा की तरह निकली। कोयल, जो अब तक सिर्फ परिंदा थी, अब एक मां बन चुकी थी और अब एक साथ देने वाली बन गई थी। उसने सीधी उड़ान भरकर पहले डाकू की आंख पर हमला किया। चोंच उसकी दाईं आंख में इतनी तेजी से लगी कि चीख पूरे जंगल में गूंजी। आह, मेरी आंख! यह क्या था? डाकू का हाथ तलवार समेत नीचे गिर पड़ा। उसकी आंख से खून बहने लगा और वह दर्द से लौटने लगा। दूसरा डाकू कुछ समझ ही नहीं पाया, ये क्या था? बेपरिंदा था ये कैसे? लेकिन तब तक कोयल ने दूसरी उड़ान भर ली। अब की बार उसका निशाना था दूसरा डाकू। इस बार उसकी चोंच उसके माथे पर लगी और पंजों से उसने उस डाकू के गाल पर दो गहरे निशान बना दिए। डाकू परेशान हो गए, मगर अब की बारी गुलनाज की थी। वह झाड़ियों से निकली नरम पैर मगर नीयत सख्त। उसके हाथ में वह शीशी थी जिसमें बेहोशी की बूटी थी। उसने दूसरी शीशी का ढक्कन खोला और एक डाकू के जख्म पर वह बूटी रगड़ दी। डाकू ने गुलनाज को देखा। तू कौन है रे, क्या कर रही है? मगर बात पूरी होते ही उसके हाथ कांपने लगे, आंखें घूमी और वह जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा डाकू अब भी आंख रगड़ रहा था, मगर अब वह बौखलाया हुआ था। गुलनाज ने पास से एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा उठाया और पीछे से उसकी टांग पर पूरी ताकत से मारा। डाकू चिल्लाया और वहीं गिर पड़ा। कोयल अब भी ऊपर मंडरा रही थी, किसी भी हरकत पर फिर से हमला करने को तैयार। अब जब दोनों डाकू गिर चुके थे, एक बेहोश, एक लहूलुहान गुलनाज सीधा शहजादा नाजिम के पास पहुंची। उसका बाजू बुरी तरह से कट चुका था, चेहरा पीला पड़ गया था, मगर आंखें अब भी खुली थीं। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। गुलनाज ने कुछ नहीं कहा, बस अपने झोली से एक साफ कपड़ा निकाला और उसका जख्म बांधने लगी। पास ही एक बूटी से बनी मरहम निकाली और बड़े नरमी से जख्म पर लगाई। शहजादा ने आंखें बंद कर लीं, जैसे उसके जिस्म को सुकून मिला हो। कोयल अब पास आ चुकी थी। उसने शहजादे के चेहरे को देखा और हल्के से फड़फड़ाई जैसे पूछ रही हो, अब ठीक हो ना? शहजादा ने पहली बार कोयल को देखा और हैरानी से बोला, यह परिंदा क्या तुम्हारे साथ है? गुलनाज ने पहली बार जवाब दिया, बहुत मुलायम लहजे में, यह मेरी मां है। शहजादा हैरान रह गया। गुलनाज ने अपने बैग से एक जड़ी का अर्क निकाला और शहजादे को पिलाया। फिर कोयल को इशारा किया। कोयल ने अपनी चोंच से झोली के एक हिस्से को खींचा जिसमें एक छोटा सा कपड़ा बिछा हुआ था। गुलनाज ने उसी कपड़े को शहजादे के नीचे डाला और दोनों ने मिलकर उसे उठाने की कोशिश की। शहजादा होश में था,
मगर बहुत कमजोर। वो बस इतना कह पाया, कौन हो तुम? गुलनाज ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हल्का मुस्कुराई। अब 3 साए फिर से जंगल में चल रहे थे। एक जख्मी शहजादा, एक लड़की जिसकी आंखों में सुकून और होशियारी थी, और एक कोयल जंगल की खामोशी, घने पेड़ों की ऊंचाई और कोयल की सतर्क उड़ान के बीच 3 साए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। गुलनाज अपने दोनों हाथों से शहजादा नाजिम को थामे हुए थी, जिसके जिस्म से अब भी खून बह रहा था और होश लगभग जाता रहा था। उसके साथ साथ कोयल फड़फड़ाते हुए कभी आगे उड़ती, कभी पास आकर गर्दन हिलाकर देखती। कहीं कोई खतरा तो नहीं। गुलनाज को रास्ता मालूम था। वह उस गहरे जंगल की बेटी थी। उसे यह भी पता था कि वक्त बहुत कम है। अगर अब भी शहजादे का इलाज शुरू न किया गया तो वह कुछ ही घंटों का मेहमान रह जाएगा। उसके जिस्म का वजन तेजी से उस पर भारी पड़ रहा था, लेकिन गुलनाज रुकी नहीं। रास्ता लंबा था, कंधे थक चुके थे, मगर दिल मजबूत था। हर 2-4 कदमों के बाद जब शहजादा गिरने को होता, गुलनाज उसे थाम लेती। उसने अपनी जड़ी बूटियों की झोली से एक और पत्ता निकाला, जिसे उसने शहजादे के होठों से लगाया। पत्ते की तासीर से शहजादा को थोड़ी राहत मिली। उसके शरीर में गर्मी दौड़ी। लगभग 2 घंटे की लगातार मशक्कत के बाद वह तीनों उस पुरानी कच्ची झोपड़ी तक पहुंचे, जहां मिट्टी की दीवारें अब भी उसी तरह खड़ी थीं जैसे 20 साल पहले खड़ी की गई थीं। झोपड़ी के अंदर का माहौल ठंडा था। मिट्टी की दीवारें और सूखे पत्तों की छत की वजह से गर्मी का असर कम था। गुलनाज ने शहजादे को एक साफ बिस्तर पर लिटाया, जो खास मरीजों के लिए रखा जाता था। उसके नीचे पहले से सुखाई हुई घास थी। ऊपर मटमैली मगर मुलायम चादर बिछी थी। शहजादे की सांसें भारी थीं, आंखें बंद, मगर चेहरा अब भी किसी बादशाह की तरह था। गुलनाज ने अपने सारे औजार निकाले। छोटी शीशियाओं, हल्दी कपूर, नीली बूटी का अर्क, जड़ी बूटियों की मली हुई लेई और सूत की बारीक पट्टियां और इलाज शुरू कर दिया। कोयल अब भी वहीं थी, बिस्तर के पास गुलनाज की हर हरकत पर नजर रखे हुए। 3 दिन ऐसे ही गुजर गए। गुलनाज चूल्हे के पास जड़ी बूटी का काढ़ा बना रही थी। तभी धीमी सी आवाज आई, मैं कहाँ हूं गुलनाज? चौकी नहीं, उसने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां आपको होना चाहिए था। शहजादा ने आंखें खोली, ऊपर छत देखी, फिर बाईं तरफ कोयल को बैठा देखा, और फिर गुलनाज को एक पल के लिए सब कुछ थम गया। तुमने मेरी जान बचाई। गुलनाज ने हां में सिर हिलाया। उसके लहजे में कोई गुरूर नहीं, सिर्फ सुकून था। आपके जिस्म ने नहीं, आपकी आंखों ने बताया था कि आप गलत नहीं। शहजादा अब कुछ हद तक तंदुरुस्त था। चलने लायक तो नहीं, मगर सोचने और समझने लायक हो चुका था। उसने 3 दिन तक गुलनाज को देखा। उसकी सूझबूझ, उसकी फुर्ती, उसकी खामोश समझदारी। वो कोयल के साथ उसका रिश्ता देखकर हैरान हुआ। जब उसने पूछा, क्या यह तुम्हारा पालतू परिंदा है? तो गुलनाज ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, यह मेरी मां है। शहजादा कुछ नहीं बोला, सिर्फ चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। तीसरे दिन दोपहर को जब उसके महल के सिपाही उसे खोजते हुए जंगल के उस हिस्से तक पहुंचे, तो वह अब उठने के काबिल था। गुलनाज ने जाते वक्त उसे एक खास जड़ी बूटी दी, जो उसे पूरे 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करनी थी। शहजादा ने जाते हुए गुलनाज की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं? गुलनाज ने नरम लहजे में जवाब दिया, यह एहसान नहीं। महल की सुबह हमेशा रोशनी, चहल पहल और गूंजते शहनाइयों से शुरू होती थी, मगर उस सुबह का मंजर अलग था। महल के हर कोने में फिक्र की लहर दौड़ रही थी। शहजादा नाजिम 6 दिन से गायब था। ना कोई पैगाम, ना कोई खबर, और जो 2 सिपाही उसके साथ गए थे, उनकी भी कोई वजूद नहीं बचा था। बादशाह सलामत, जिनका नाम दूर दूर तक लिए लिया जाता था, अब परेशान थे। उनकी आंखों में बाप की बेकरारी साफ झलक रही थी। जब दरवाजे पर एक सिपाही ने आकर कहा, बादशाह सलामत शहजादा लौट आए हैं, मगर जैसे ही शहजादा दरबार में दाखिल हुआ, बदन पर जख्म, लिबास फटा हुआ, माथे पर पट्टी और चेहरा थका हुआ। सबकी हैरानी और सवालों ने शोर मचा दिया। बादशाह ने उठकर बेटे को देखा और तुरंत पास बुलाया। क्या हाल बना रखा है अपना? नाजिम कहाँ थे 6 दिन तक? और वह दोनों सिपाही जो तेरे साथ भेजे थे, वह कहाँ हैं? शहजादा नाजिम ने गहरी सांस ली और दरबार में खामोशी छा गई। अब्बा जान, मेरे साथ गद्दारी हुई। जिस दिन हम जंगल में दाखिल हुए दोपहर के वक्त मेरी हालत थोड़ी नासाज हो गई। मैंने कहा कि काफिला यहीं रोके, मगर वह दोनों सिपाही जो बचपन से मेरे साथ थे, उन्होंने कहा, शहजादे आप आराम करें,
हम आसपास देख आते हैं। मैं एक पेड़ की ओट में बैठ गया। आंख लग गई और तभी गर्दन पर किसी चीज की चोट महसूस हुई। आंख खोली तो देखा वो दोनों मेरी तलवार ली खड़े थे और बोले, अब हम तेरा खेल खत्म करेंगे शहजादे। तेरी जगह अब हमारा नाम होगा दरबार में। खुसर पुसर शुरू हो गई। शहजादा ने आगे कहा, उनका मकसद सिर्फ गद्दारी नहीं था अब्बा। वह मेरे नाम, मेरे रुतबे और मेरे जिंदा रहते हुए किसी और की साजिश के हिस्सेदार बन चुके थे। शायद किसी ने उन्हें इस गद्दारी के लिए खरीदा हो। उन्होंने मुझे जख्मी किया, जंगल में ले जाकर मारने लगे। बादशाह का चेहरा अब गुस्से से लाल था, मगर शहजादा रुका नहीं। मैं जख्मी था, बेहोशी की हालत में पड़ा रहा और तभी एक आवाज आई। एक परिंदा, एक कोयल मेरे ऊपर मंडराती रही और फिर एक लड़की, वह लड़की जो खान बहादुर बाबा की बेटी है, उसने मेरी पट्टी की जड़ी बूटी लगाई। मुझे 3 दिन अपने झोंपड़े में रखा, खाना दवा सब कुछ उसी ने किया और जब मैं ठीक हो गया तो उसने बिना किसी सवाल के मुझे जाने दिया। बादशाह सलामत उठ खड़े हुए। अब उनकी आवाज नरमी के साथ सवाल लिए हुए थी। क्या नाम है उस लड़की का? शहजादा ने कहा। गुलनाज। बादशाह शाह का चेहरा अचानक सख्त से नरम हुआ। उनकी आंखों में अजीब सी हैरानी की लकीर उभरी। बादशाह ने अपना लब ओ लहजा संभालते हुए कहा, क्या वो हकीम खान बहादुर की बेटी है? शहजादा चौंका। आप उन्हें जानते हैं? बादशाह मुस्कुराया। एक पुरानी याद दिल में जाग उठी। वो मेरा बचपन का दोस्त है। उस जैसा हकीम मैंने आज तक नहीं देखा। जंगल को जानता था जैसे अपने घर की दीवारें। एक बार उसने मेरी जान बचाई थी और फिर जंगल में चला गया। किसी इंसान से कोई ताल्लुक नहीं रखा। उसकी बेटी अगर गुलनाज है और अगर उसने मेरे बेटे को बचाया है तो यह एहसान नहीं, रिश्ता है। बादशाह ने हाथ उठाया और पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। फौरन गुलनाज को तलाश करो, मगर किसी बेइज्जती या दबाव के साथ नहीं। इज्जत, तमीज और एहतराम के साथ मेरे बेटे की जान बचाने वाली लड़की अब हमारी मेहमान है और उससे ज्यादा मेरे दोस्त की बेटी है। शहजादा अब भी चुप था। महल में 3 दिन गुजर गए थे। बादशाह का हुक्म था कि गुलनाज को इज्जत के साथ महल लाया जाए, लेकिन शहजादा नाजिम का दिल इस हुक्म से ज्यादा शख्स तड़प से भरा हुआ था। वह जानता था गुलनाज को सिर्फ बुलाया नहीं जा सकता, उसे समझ कर लाना पड़ता है। उसे यकीन था कि जिस लड़की ने जंगल को अपना घर बनाया वह महल की चकाचौंध से दूर ही रहना चाहेगी, और इसलिए शहजादा खुद निकल पड़ा। कंधों पर एक सादा चादर, साथ में 2 वफादार सिपाही और दिल में एक सवाल, अगर वह आई नहीं तो क्या मैं लौटूंगा? जैसे ही वह पुरानी जानी पहचानी झोपड़ी नजर आई, उसकी रफ्तार धीमी हो गई। सामने पेड़ों के साए में बैठी थी गुलनाज। सफेद सादा कपड़ों में एक तांबे की कटोरी में जड़ी बूटियां पीस रही थीं। उसके पास ही बैठी थी कोयल, गर्दन हिलाकर किसी अनकही बात को महसूस कर रही थी। शहजादा कुछ पल दूर खड़ा रहा, फिर चुपचाप झोपड़ी के पास आया और नर्म लहजे में बोला, तुम ही हो ना गुलनाज खान बहादुर हकीम की बेटी? गुलनाज ने गर्दन उठाई और सामने खड़े शहजादे को देखकर कुछ पल के लिए चौंक गई। कोयल भी तुरंत चौकन्नी हो गई। गुलनाज बोली, हां, मैं वही हूं। गुलनाज। शहजादा एक कदम आगे बढ़ा, उसके चेहरे को गौर से देखा और फिर पूछा, मगर मुझे तो बताया गया था कि खान बहादुर की कोई औलाद ही नहीं थी, ना बेटा ना बेटी, तो तुम उनकी बेटी कैसे हो? गुलनाज कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में जैसे कोई पुराना कोना खुल गया, वो कोना जिसे वह कभी खुद भी नहीं समझ पाई थी। जब बाबा मुझे लेकर आए थे मैं सिर्फ 4 साल की थी। मुझे सिर्फ इतना याद है कि वो मुझे अपने साथ लाए और तब से मैंने उन्हें ही अपना सब कुछ मान लिया। मुझे कभी जानने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं उनकी बेटी हूं या नहीं, क्योंकि उनका प्यार कभी अधूरा नहीं था। उसकी आवाज भर्रा गई। शहजादा के चेहरे पर अब हैरानी नहीं बल्कि इज्जत थी। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, गुलनाज। गुलनाज पलटी और कुछ लम्हों के लिए जैसे वक्त थम गया। खान बहादुर बाबा झाड़ियों से निकलते हुए, कमर झुकी हुई, चेहरे पर वही सुकून, आंखों में वही मोहब्बत। गुलनाज की आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़कर अपने बाबा के पास चली गई। बाबा, आप कब आए? मुझे पता होता तो। बाबा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू रोती क्यों है बेटा? तुझे रोने नहीं दिया, इतने सालों में अब भी नहीं दूंगा। शहजादा कुछ दूर खड़ा सब देख रहा था। कोयल अब गुलनाज के कंधे पर चढ़ चुकी थी और उसकी गर्दन से लिपट गई थी। शहजादा आगे बढ़ा और खान बहादुर से बोला,
आपने न सिर्फ जंगल को जानने का इल्म रखा, बल्कि एक इंसान को इलाज सिखाने की काबिलियत भी रखी। मैं बादशाह का बेटा हूं, मगर आज आपको शुक्रिया अदा करने आया हूं। आपकी बेटी ने मेरी जान बचाई। शहजादा ने गुलनाज, हकीम साहब और कोयल की तरफ देखा और कहा, मैं हुक्म नहीं देता, बल्कि दरख्वास्त करता हूं। मेरे साथ महल चलिए। बादशाह सलामत ने खुद बुलाया है, आपको इज्जत और एहतराम के साथ। गुलनाज ने एक नज़र कोयल की तरफ डाली। वो हल्के से मुस्कुराई। अगर मेरी मां साथ चले तो मैं भी चलूंगी। कोयल ने पंख फैलाकर एक बार फड़फड़ाया और जैसे हामी भर दी। महल की वह शाम बाकी सब शामों से अलग थी। गुलनाज, हकीम खान बहादुर और कोयल के साथ जब महल की सीढ़ियां चढ़ी तो ऐसा लगा जैसे एक शहजादी राजमहल में दाखिल हो रही हो। हर तरफ खामोशी थी। फर्श पर सफेद फूल बिछाए गए थे, ऊंचाई पर जरी के पर्दे लटक रहे थे और बड़े दीवाने खास में बादशाह सलामत अपने तख्त पर नरम मुस्कुराहट के साथ इंतजार कर रहे थे। जैसे ही हकीम साहब ने कदम रखा, बादशाह अपनी जगह से उठ खड़े हुए और दोनों हाथों से उन्हें गले लगाया। खान बहादुर, तूने मुझे अकेलेपन में छोड़ा था, मगर आज एहसास कराया कि दोस्ती वक्त से नहीं, दिल से होती है। हकीम साहब धीमे लहजे में बोले, वक्त बहुत कुछ कहने नहीं देता, मगर कुछ बातें कहनी जरूरी हैं। सारे दरबार की नजर अब हकीम साहब पर थी। 20 साल पहले एक दिन जंगल की गहराई में मुझे एक कोयल की आवाज सुनाई दी, मगर वह कोई आम आवाज नहीं थी। वह किसी तकलीफ से उठी हुई पुकार थी। मैं उस आवाज की तरफ बढ़ा और एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे एक 4 साल की बच्ची को देखा। उसके पास बैठी थी एक बड़ी सी काली कोयल जो पंख फैलाकर उसे ढांप रही थी, जैसे एक मां अपने बच्चे को ढांपती है। दरबार में सन्नाटा फैल गया। मैं बच्ची को उठाकर ले आया। उम्र होगी 4 साल के आसपास। वह कुछ बोलती नहीं थी, सिर्फ कोयल की आंखों में देखती थी। मुझे नहीं पता वह किसकी थी, कहां से आई, मगर जब किसी को ठुकराया जाता है तो कोई ना कोई तो उसे अपनाता है। बादशाह की आंखें नम हो गईं। उनकी आवाज कांपती हुई उठी, तो गुलनाज वही बच्ची है जिसे एक परिंदे ने पाला। दरबार में उस वक्त कोयल भी मौजूद थी। वह एक ऊंचे तख्त की मसनद पर बैठी थी, बिल्कुल खामोश, मगर उसकी आंखों में वह सब था जो वह कभी कह नहीं पाई। बादशाह ने कोयल की तरफ देखा और अपने तख्त से उतरकर उसके करीब पहुंचे। फिर बहुत अदब से बोले, मैं किसी परिंदे को आदाब नहीं करता, मगर आज मैं एक मां को आदाब करता हूं। रिश्ता एहसास का, वफादारी का। फिर उन्होंने शहजादा और गुलनाज की तरफ देखा। दोनों झुके हुए खामोशी से खड़े थे। गुलनाज, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, मगर उससे भी ज्यादा तुमने हमारी सोच को बचाया। ये महल, ये तख्त, ये दरबार, सब तुम्हारे एहसानमंद हैं। फिर उन्होंने हकीम साहब की तरफ देखा। अगर आप इजाजत दें तो मैं गुलनाज को अपनी बहू बनाना चाहता हूं। दरबार में एक खुशी की लहर दौड़ गई। हकीम साहब की आंखों से आंसू बह निकले, मगर वह आंसू खुशी के थे। गुलनाज ने नीचे देख लिया, मगर उसकी चुप्पी में इनकार नहीं, इज्जत और रजामंदी थी। गुलनाज ने भी हां कर दी और शहजादा भी खुश था। शादी की तैयारी उसी दिन शुरू हुई। फूलों से महल सजाया गया, मगर सोने के नहीं। जंगल से लाए गए नीम, गुलाब और बेलपत्र से कोयल को खास मेहमान की तरह जगह दी गई। दोनों को शादी हो गई। महल की सुबहें अब गुलनाज के नाम हो चुकी थी और शहजादा नाजिम उसकी बातों को ध्यान से सुनता। वह अब सिर्फ शहजादी नहीं थी, बल्कि एक हकीम, एक समझदार सलाहकार थी। शादी के कुछ दिन बाद जब एक दरबारी गुलनाज के पास कुछ जड़ी बूटियों की सलाह लेने आया, तो साथ में उसकी बीवी भी थी। एक सादा सी औरत, मगर बाततूनी। वह औरत जैसे ही गुलनाज को देखती है चौंक जाती है। अरे, ये तो हूबहू उस औरत जैसी लगती है जिसे मैंने 20 साल पहले जंगल के किनारे एक आदमी के साथ देखा था। हाथ में टोकरी थी और उस टोकरी से बच्चा रो रहा था। गुलनाज से हर गई शहजादा को यह बात पता चली तो उसने फौरन बादशाह सलामत को बताया और वहीं से एक तफ्तीश का आगाज हुआ। एक सच्चाई को ढूंढने का फैसला जो अब तक दबी हुई थी। शहजादा ने दरबार के सबसे समझदार और ईमानदार तहकीकाती सरदार को बुलाया। रईस खान, उसका लहजा सख्त मगर खामोशी से भरा था। उम्र करीब 50 साल, गहरी नजरें और पुराने वाकयात को जोड़ने की काबिलियत। उसे सिर्फ एक सुराग मिला। जंगल के किनारे किसी को एक बच्ची के साथ देखा गया था और उस औरत के साथ एक मर्द भी था जो चेहरा छुपाकर भाग रहा था।
रईस खान ने एक नक्शा तैयार किया और पुराने गांवों, जंगल के सरहदी इलाकों की छानबीन शुरू की। और फिर करीब 2 हफ्ते की तफ्तीश के बाद एक पुराना गांव मिला जिसका नाम निजामगढ़ था। वहां एक अधेड़ उम्र की औरत थी। उसके बारे में मशहूर था कि उसका शौहर 20 साल पहले दूसरे मुल्क में काम करने गया था और तभी वह कुछ महीनों के लिए गायब हो गई थी। गांव वालों के बीच एक फुसफुसाहट थी कि उस दौर में उसका किसी गैर मर्द के साथ रिश्ता था। मगर फिर सब चुप हो गए क्योंकि उसका शौहर जब लौटा तो उसने कोई सवाल नहीं किया। रईस अहमद ने उस औरत से मुलाकात की और जब गुलनाज के बारे में बताया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे और आंखें एकदम सुन्न हो गईं। लेकिन उसने बात बदलते हुए कहा कि मैं इस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानती। लेकिन रईस खान भी कोई मामूली आदमी नहीं था। उसने अपने हथकंडे अपनाए और औरत ने अपना जुर्म मान लिया। मेरा शौहर जब दूसरे मुल्क गया, मैं अकेली रह गई। घर में पैसे थे मगर दिल खाली था और उस खलीपन में एक पुराना जानने वाला फिर से जिंदगी में दाखिल हो गया। उसने मेरे अकेलेपन का फायदा उठाया और मैं गलत काम कर बैठी। कुछ महीनों बाद पता चला कि मैं हामला यानी प्रेग्नेंट हूं। मैं डर गई थी। अगर मेरे शौहर को पता चलता तो शायद मुझे जान से मार देता। फिर जैसे ही बच्ची हुई मैंने उसे छुपा लिया और एक रात उस आदमी के साथ मिलकर उसे जंगल के अंदर ले जाकर मिट्टी में दफन करने लगी। उसकी आवाज टूट गई मगर कुछ खड़खड़ाहट सुनकर हम डर गए और भाग निकले। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह बच्ची अब जिंदा होगी और वो फिर रो पड़ी। जब यह बात महल तक पहुंची, बादशाह ने खुद गुलनाज को बुलाया और उसकी असली मां को महल लाया गया। गुलनाज चुपचाप खड़ी रही। उसकी असली मां और बाप उसके सामने आई, चेहरा झुका हुआ, आंखों में शर्म और हाथ कांपते हुए। मैं तुम्हारी मां नहीं बनने लायक थी मगर सच्चाई से भागना अब मुमकिन नहीं था। गुलनाज ने एक लंबी सांस ली। उसने उस औरत को देखा जिसने उसे जन्म दिया, फिर ठुकरा दिया। आपने मुझे जन्म दिया मगर एक हकीम ने मुझे नाम दिया। मुझे आपसे नफरत नहीं मगर मोहब्बत की उम्मीद भी नहीं। वो औरत फूट फूट कर रो पड़ी और दरबार में खामोशी छा गई। उसका शौहर अब तक चुप था। बादशाह ने उसकी तरफ देखा। और तुम्हें कुछ मालूम नहीं था? उसने भारी आवाज में कहा। नहीं बादशाह, सलामत जब मैं लौटा तब बीवी ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने उस पर यकीन कर लिया। शायद मेरी ही भूल थी कि मैंने सवाल नहीं किए। बादशाह की आंखों में अब गुस्सा और भी तेज हो गया। ऐसी औरत को छोड़ देना जो एक नन्ही बच्ची की जान लेने वाली थी, इंसाफ के खिलाफ होगा। मैं इस औरत को सजा सुनाता हूं कि वह बकाया उम्र किसी तन्हा कोने में काटे, महल की सरहद से बाहर अंधेरे में। मगर तब गुलनाज आगे बढ़ी। उसने दरबार के सन्नाटे को अपने कदमों की आवाज से तोड़ा। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। उसने बादशाह की तरफ देखा, फिर मां की ओर, फिर कोने में खड़े बाप की तरफ, फिर बोल पड़ी नरमी से मगर बहुत साफ आवाज में, बादशाह सलामत, अगर मेरी मां ने गलत किया है तो मुझे उसे माफ भी करने दीजिए। उसने मुझे जन्म दिया और फिर मुझे छोड़ दिया, मगर मेरी जान लेने की साजिश करने के बाद भी आज वह इस दरबार में सिर लटकाए खड़ी है। शायद यह उसके पछतावे की सबसे बड़ी गवाही है। मैं उसे माफ करती हूं मगर मैं उसे अपनाती नहीं। उसने जो रिश्ता तोड़ा वह फिर से नहीं जुड़ सकता, मगर मैं उसे नफरत के साथ भी नहीं देख सकती। इंसाफ सिर्फ सज्जा देना नहीं होता, कई बार माफ करना भी एक इंसाफ होता है। गुलनाज की बात खत्म होते ही पूरे दरबार में जैसे हवा थम गई। बादशाह ने बहुत देर तक उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से सिर झुका लिया। तुम्हारी माफी इस महल की माफी है। उस औरत को उसी गांव वापस भेजा गया जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। न कोई हवालात, न जंजीर, मगर अब उसकी आंखों में वह नींद नहीं थी जो सुकून दे सके। गुलनाज का असल बाप, जिसने कोई गलत काम नहीं किया था मगर एक बाप होने की तड़प अब महसूस कर रहा था, उसे इजाजत दी गई कि वह महल में रह सके। और कोयल, एक शाम जब गुलनाज महल की छत पर अकेली बैठी थी, अचानक दूर किसी शाख पर कोयल की आवाज गूंजी। वो वही आवाज थी जिसे सुनकर एक बार उसका बचपन जाग गया था। गुलनाज मुस्कुराई। तुम अब भी मेरी मां हो जहां कहीं भी हो। गुलनाज अब महल की शहजादी नहीं थी, वह एक जंगल की बेटी, एक हकीम की शागिर्द और कोयल की बेटी थी। शहजादा नाजिम के साथ उसका रिश्ता अब और भी मजबूत था।